प्रणाम दोस्तों। आज हम आपसे सिर्फ घरों के टूटने की बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे उन नींवों की जो हिल चुकी हैं, उन भरोसों की जो टूट चुके हैं, उस सिस्टम की जो सड़ चुका है। सोचिए, एक परिवार पाई पाई जोड़कर, भूखा रहकर, अपने सपनों को गिरवी रखकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदता है, फिर सालों की मेहनत से एक एक ईंट जोड़ता है, एक घर बनाता है, एक छत जो उसे धूप, बारिश और सरकारी बेरुखी से बचाए। लेकिन फिर एक दिन आता है जब एक सरकारी बुलडोजर आता है और उस छत को, उन सपनों को, उन उम्मीदों को एक ही झटके में मलबे में बदल देता है। और कारण ये अवैध है। लेकिन साहब, क्या ये घर अचानक से अवैध हो गए? क्या ये बस्तियां रातों रात हो गई? जब ये घर बन रहे थे तब कहां थे आप? जब बिजली का मीटर लग रहा था, पानी का कनेक्शन आ रहा था, सीवर की लाइनें बिछ रही थी, तब ये अवैध शब्द कहां छुपा था? या तब वसूली का शब्द ज्यादा मीठा लग रहा था? घर बना तो गलत, बिजली आई तो सही, पानी आया तो सही, सीवर खुदा तो सही, गली बनी, सड़क बिछी, सब सही। लेकिन जैसे ही गरीब ने छत पर छज्जा डाला, सरकार को याद आया, ये तो अवैध है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। वाह रे सिस्टम वाह, आपकी याददाश्त भी कमाल की है। जब रेवेन्यू आता है, टैक्स आता है, तब सब कुछ वैध, और जब अपनी गलती छिपाने की बारी आती है तो गरीब का आशियाना अवैध। हरियाणा और दिल्ली में ही देख लीजिए। दिल्ली में अनुमानित 1700 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियां हैं जिनमें लाखों लोग रहते हैं। क्या ये सब अचानक पैदा हो गए? हरियाणा में भी सैकड़ों कॉलोनियां सालों से वैध होने का इंतजार कर रही हैं, जैसे करनाल में या गुरुग्राम के बाहरी इलाकों में। वहां तो बिजली पानी के बिल भी बकायदा सरकार वसूलती है। जब आपको बिल भेजना याद आता है तो अवैध होने का सर्टिफिकेट देना क्यों याद नहीं रहता? या ये दोहरी नीति सिर्फ जेब भरने के लिए है? अब आप बताइए, एक आम आदमी के पास क्या जरिया है जानने का कि कॉलोनी जो है वैध है या अवैध है? क्या वो हर प्लॉट खरीदने से पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए? क्या वो तहसील के चक्कर लगाए जहां हर बाबू एक नई मांग के साथ बैठा है और सरकारी वेबसाइट पर जानकारी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है? जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदने जाता है तो उसे क्या मिलता है? एक रजिस्ट्री, एक इंतकाल। क्या उस रजिस्ट्री में कहीं लिखा होता है कि यह प्लॉट अवैध कॉलोनी का हिस्सा है या कभी बुलडोजर आ सकता है? नहीं, क्योंकि सबको पता है कि खेल क्या है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। जब सरकार खुद अपनी नाक के नीचे अपने ही विभागों के माध्यम से बिजली, पानी, सीवर और रोड जैसी मूलभूत सुविधाएं दे रही है और बकायदा उसके लिए लाखों करोड़ों की वसूली कर रही है, तो कोई भी यही मानेगा कि सब कुछ लीगल है। आखिर कोई भी सरकारी विभाग किसी अवैध जगह पर करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों लगाएगा? या यह सरकारी विभागों की मिलीभगत नहीं तो और क्या है? यह तो बस एक जाल है, एक सुनियोजित चक्रव्यूह जिसमें हम सब फंस चुके हैं। एक ऐसा जाल जिसे बुनने में सरकारी अधिकारी, भूमाफिया और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सब शामिल हैं। और एक कहानी ये भी सुनिए, अचानक से रजिस्ट्रियां शुरू होती हैं और फिर अचानक से रुक जाती हैं। क्यों? कोई बताएगा हमें? उस समय कोई जांच नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, घूस का रास्ता। जनता को मजबूरी में अफसरों को ऊपर की कमाई देकर अपना काम करवाना पड़ता है, क्योंकि काम नहीं होगा तो छत नहीं बनेगी, ना बच्चे स्कूल जाएंगे, ना भविष्य होगा। दिल्ली में कई कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया दशकों से चल रही है। कागज पर तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जमीन पर सिर्फ तारीखें बढ़ती है, रिश्वतखोरी बढ़ती है। हरियाणा में भी रजिस्ट्री बैन जैसे फैसले अचानक आते हैं, जिससे आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसका प्लॉट वैध रहेगा या नहीं। और जब नियमितीकरण की बात आती है तो उसकी लागत इतनी ज्यादा होती है कि गरीब आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लाखों रुपए की डेवलपमेंट चार्ज और पेनल्टी कौन भरेगा? यानी एक बार फिर वही फंसेगा जिसके पास पैसा नहीं। लेकिन आज तक उस अचानक शुरू होने और अचानक रुक जाने का, रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, अचानक शुरू हो जाने और अचानक बंद हो जाने का कारण नहीं बताया गया। ये कारण इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि ये कारण खुद एक बहुत बड़ा घोटाला है। एक सिस्टम बनाया गया है रजिस्ट्री करने का,
उसको आप कभी बंद कभी शुरू क्यों करते हैं, जरा बताइए ना। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट किसके अधीन है? उसका काम है जमीन की वैधता की जांच, नक्शे की पुष्टि और दस्तावेजों की सत्यता, ये सब जांचना। लेकिन यही विभाग अक्सर मौन साध लेता है, या यूं कहे आंखें मूंद लेता है। और क्यों? क्योंकि ये मौन, ये आंखें मूंदना करोड़ों के भ्रष्टाचार को जन्म देता है। हम पूछते हैं उन सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जिन्होंने इन अवैध कॉलोनियों में बिजली के कनेक्शन दिए, जिन्होंने पानी और सीवर की लाइनें बिछाई, जिन्होंने रोड बनाने या गली में टाइल बिछाने के लिए टेंडर पास किए। क्या उन्हें नहीं पता था कि ये कॉलोनियां अवैध हैं? या उनकी जेबें इतनी गर्म थी कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आया? जनता मजबूरी में घुस देती है, लाइन में लगती है, दलालों के चक्कर काटती है और अंत में ठगी जाती है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। और फिर एक दिन आता है जब उनके कानूनी कागजों पर, उन्हीं के खून पसीने से बने घरों पर सरकारी बुलडोजर चलते हैं। ये बुलडोजर सिर्फ घरों को नहीं तोड़ते, विश्वास को भी रौंद डालते हैं, उस विश्वास को जो जनता सरकार में करती है। बहुत से केस ऐसे भी होते हैं जो वाकई में अवैध होते हैं। हमारा वीडियो उनके लिए नहीं है, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो सिस्टम द्वारा ठगे गए हैं, अनभिज्ञता के चलते, सिस्टम के ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से या इंफॉर्मेशन के अभाव की वजह से। और एक खेल चलता है हमारे देश में जिसका नाम है अवैध कॉलोनियों को वैध करने का खेल। जनाब, ये खेल शुरू होता है ठीक चुनाव के वक्त। शहरों की हर गली नुक्कड़ पर पोस्टर लगते हैं, आपकी कॉलोनी को करेंगे रेगुलराइज। अवैध से वैध बनाने का हमारा संकल्प। नेताजी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाय पीते हैं, हाथ जोड़ते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं और हम गरीब जनता उम्मीदों की चाय में डूब जाते हैं। हमें लगता है चलो अब तो हमारे घर सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही फाइलें भी बंद, कॉलोनी भी बंद, उम्मीद भी बंद। नेताजी गायब, वादे हवा और जनता फिर से दोराहे पर खड़ी रहती है जहां पहले थी। और हाँ, ये बुलडोजर की राजनीति भी आजकल खूब चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर का एक राजनीतिक टूल बन गया है। वहां अपराधियों और माफियाओं पर चलने वाला बुलडोजर जब गरीबों के घर को तोड़ता है तो वो माफिया नहीं दिखते। एक जगह बुलडोजर कानून का राज दिखता है, दूसरी जगह सरकारी शोषण। क्या सिर्फ वोट के लिए बुलडोजर का डर दिखाया जाता है? लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल वही है, क्या गरीबों के आशियाने गिराने से ही विकास होगा? जरा सोचिए, ये कैसा देश है जहां प्रॉपर्टी का धंधा ही रेगुलराइज नहीं है। कोई भी आदमी एक दिन उठता है, एक बोर्ड लगाता है, प्रॉपर्टी डीलर, आपके सपनों का घर आज ही बुक कराइए, और फिर बेच डालता है आपको झूठ, भ्रम और बर्बादी। क्योंकि कोई जांच नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, ये प्रॉपर्टी डीलर, ये भू माफिया बिना किसी डर के अवैध कॉलोनियां काटते हैं, लोगों को झूठे सपने दिखाते हैं और जब संकट आता है तो गायब हो जाते हैं। और सरकार इन पर बुलडोजर नहीं चलाती, सरकार तो उस गरीब पर चलाती है जो इनके बिछाए जाल में फंस गया। ये देश जहां सपने बिकते हैं और नींद उधार मिलती है सिर्फ ईएमआई पर, एक ऐसी ईएमआई जिसकी आखिरी किस्त घर टूटने के साथ चुकती है। कल्पना कीजिए, एक बूढ़ी माँ जिसकी सारी जमा पूंजी उस छोटे से घर में लगी थी, जब उसका घर टूटता है तो क्या गुजरती होगी? एक बच्चा जो उसी घर में पढ़कर बड़ा हुआ, उसके सपनों का क्या होगा? यह सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं है, ये लाखों कहानियां हैं, करोड़ों आंसू हैं और अरबों रुपए का घोटाला है। कभी अपने आप से पूछिए, क्या हम सच में इतने मूर्ख हैं? क्या हम इतने भोले हैं कि हर बार चुनावी जुमलों में फंस जाते हैं, या सिस्टम ने हमें मूर्ख बना दिया है? या यूं कहिए, मूर्ख बनाए रखने का एक विकास मॉडल ही तैयार किया गया है। एक ऐसा मॉडल जहां कुछ लोगों की जेबें भरती हैं और लाखों लोगों के आशियाने उजड़ते हैं। एक ऐसा मॉडल जहां भ्रष्टाचार एक व्यवस्था बन चुका है और जवाबदेही सिर्फ कागजों में रहती है। यह एक ऐसा ओपन सीक्रेट है जिसे सब जानते हैं, नेता, अधिकारी, दलाल और जनता, लेकिन कोई इस पर खुलकर नहीं बोलता, क्योंकि सबको अपना अपना फायदा दिख रहा है। अब बहुत हो गया साहब, बुलडोजर गरीबों के घर पर मत चलाइए, पहले उन कागजों पर चलाइए जिन पर फर्जी रजिस्ट्री हुई, उन अधिकारियों पर चलाइए जिन्होंने घूस लेकर बिजली, पानी, सड़कें पहुंचाई, एनओसी दी और आंखें मूंदी। हाँ, उन पर भी मुकदमा चले जिन्होंने ये सुविधाएं अवैध रूप से दी और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। उन नेताओं पर चलाइए जिन्होंने रेगुलराइजेशन के नाम पर वोट बटोरे और फिर पीठ फेर ली, और उन प्रॉपर्टी दलालों पर चलाइए जो सपनों का सौदा करते हैं और बदले में दर्द लिखवा देते हैं। उस पूरे भ्रष्ट तंत्र पर चलाइए जो इस अवैध कारोबार को संरक्षण देता है। गरीब सिर्फ एक वोट नहीं, वो इस देश का नागरिक है। उसे भी सम्मान से जीने का हक है, उसे भी अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित छत का हक है।
और सबसे ज्यादा उसे सच जानने का अधिकार है। यह जानने का अधिकार है कि उसका घर वैध क्यों नहीं था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब वक्त आ गया है कि हम चुपचाप सहने से इनकार करें। अब वक्त है सवाल पूछने का, जिम्मेदार ठहराने का और अपने हकों के लिए आवाज उठाने का। क्योंकि साहब, अगर आप नहीं जागे, अगर आपने इस व्यवस्था को नहीं सुधारा, तो अगला नंबर आपका होगा। जब घर ही गिरा दिए तो फिर कैसी दिवाली? ये कैसी अदालत है जहां इंसान ही हो रहा है सवाल और कानून है खाली। प्रणाम।